हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी सारथी यूट्यूब चैनल पे। मैं पुष्पा यादव आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 10th क्लास की पुस्तक क्षितिज गद्य खंड का पहला पाठ, जो कि है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ के जो लेखक है वह है स्वयं प्रकाश जी। और इस पाठ के माध्यम से स्वयं प्रकाश जी हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह से अपने देश के लिए अपनी भक्ति प्रकट कर सकते हैं अपनी छोटी छोटी क्रियाओं के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छे मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत अधिक ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह का अर्थ होता है कि कशमकश में रहना, असमंजस की स्थिति बनाए रहना। ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ ये बताया गया है इस पैराग्राफ में, अब तक जो मैंने रीडिंग की है, कि चौराहे पर यानी कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगानी थी। लेकिन लगता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके रिटायरमेंट का समय आ गया था, तो जल्दबाजी में किसी अच्छे कलाकार से मूर्ति ना बनवाकर वहां के किसी स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का जो काम सौंप दिया गया। घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे बस्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जो सिर्फ चेस्ट तक के एरिया और जो सिर का एरिया है वहां तक किसी मूर्ति को हम कवर करते हैं, यानी कि मूर्ति का जो ढांचा होता है उसे ही बस्ट कहा जाता है। हमने चौराहे पर, अन्य चौराहों पर भी बहुत सारी मूर्तियां इसी तरह से देखी होंगी। और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन यानी कि जो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, क्योंकि हमने देखा है कि नेताजी की, हम भी जब भी कोई मूर्ति या फिर तस्वीर देखते हैं तो उनके सर पर टोपी, फौजियों वाली टोपी, और फौजियों की ही उनकी यूनिफॉर्म, और आंखों पर एक चश्मा होता था। लेकिन यहाँ जो चौराहे के, कस्बे के चौराहे पर जो मूर्ति लगी है, वहाँ उनकी मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी कि उनकी नज़र इस बात पर पड़ी कि जो मूर्ति है चौराहे पर, उस पर चश्मा नहीं है। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यानी कि हालदार साहब मन ही मन में ये सोच रहे थे कि अगर संगमरमर की मूर्ति है तो उस पर चश्मा भी संगमरमर का ही होना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में मूर्तिकार ने
संगमरमर का चश्मा नहीं बनाया, या फिर कह सकते हैं वहाँ की जो नगर पालिका है उनका बजट इतना नहीं था कि वो संगमरमर का ही चश्मा लगा दें, क्योंकि संगमरमर का पत्थर महंगा होता है। तो वहाँ जो आसपास के रहने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, उन्होंने रियल का चश्मा लगा दिया, यानी कि असल जिंदगी में जो लोग चश्मा लगाते हैं। तो ये जो लोगों की जो बात है, हालदार साहब को बहुत देशभक्ति पूर्ण ये बात लगी उनको। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। कौतुक यानी कि जानने की इच्छा, मन में जिज्ञासा और बढ़ी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार चश्मा बदल दिया जा रहा है। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनीय यानी कि अब सहन करने की सीमा नहीं रही, यानी कि उनको इतना कौतूहल, जानने की इच्छा इतनी बढ़ गई कि अब तो किसी से पूछना ही पड़ेगा कि हर बार चश्मा क्यों चेंज हो जाता है। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, यानी कि पान वाले के बारे में बता रहे कि पान वाले का व्यक्तित्व कैसा था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। तोंद थिरकी यानी कि जो मोटे लोग होते हैं जब हंसते हैं तो उनका जो पेट है, यानी कि जो तोंद है, वो भी हिलने लगती है साथ में। तो यहाँ ऐसे ही बताया जा रहा है पान वाले के बारे में। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया होगा। गिराक यानी कि कस्टमर, ग्राहक। उसके चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ नहीं आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी की को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी कि जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाली मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी कि हालदार साहब पान वाले से पूछ रहे हैं कि मूर्ति बनी है तो ओरिजिनल चश्मा भी तो होगा, वो चश्मा कहाँ चला गया है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर यानी कि इस मूर्ति को बनाने वाला जो मूर्तिकार है, उसके लिए यहाँ मास्टर बोल रहा है वो पान वाला। पानवाने के लिए यह एक मजेदार बात थी कि हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे हैं कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर लिया था। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, कहाँ जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा।
या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वह निकल गया होगा। उफ! यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो हवलदार साहब मन ही मन में सोच रहे हैं कि मूर्तिकार ने चश्मा बनाया होगा, टूट गया होगा, किस तरह से बनाया होगा, पारदर्शी चश्मा नहीं बन पाएगा संगमरमर की पत्थर से, वगैरह-वगैरह। ये मन में जो विचार कर रहे हैं कि चश्मा अगर मूर्ति है तो चश्मा भी होगा। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए-खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी कि उन्होंने पूछा कि या तो वो जो मूर्तिकार है कैप्टन चश्मे वाला, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जानता है या फिर आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व यानी कि रिटायर्ड मिलिट्री मैन है, भूतपूर्व सिपाही है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच तक रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली पीली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक यानी कि बोलने में असक्षम। हम किसी को देखकर जब हैरान हो जाते हैं, कुछ ऐसी चीज देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है और उसने क्या अविश्वसनीय काम किया है, यानी कि मूर्तिकार है लेकिन वो भी लंगड़ा। तो इस चीज को देखकर वो अवाक रह गए, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। अवाक का अर्थ होता है एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रखा था। बांस यानी कि जो चलने के लिए सहारा होता है। जो अपाहिज व्यक्ति होते हैं या तो उनके पास बैसाखी होती है या फिर जो बहुत गरीब अपाहिज होते हैं वो बैसाखी का इंतजाम नहीं कर पाते तो वो अपने साथ में एक डंडा रखते हैं सहारे के लिए। तो ये बात यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। ड्राइवर यानी कि जिस जीप पर बैठकर हवलदार साहब वहां से गुजरा करते थे, उस जीप का ड्राइवर। काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपनी देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यहाँ बिकने के मौके से अर्थ है कि देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देना। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे और कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली
में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन यानी कि सावधान की मुद्रा में। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ उन्होंने हालदार साहब ने देखा कि कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया है, लेकिन कुछ समय के बाद 2 साल के बाद उनका फिर से वहां गुजरना हुआ किसी काम के सिलसिले में। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का, यानी कि जो हम बचपन में खेल खेलते हैं और बांस की डंडियों से और सरकंडे की डंडियों से हम चश्मे वगैरह बना लेते हैं, बचपन के खेल होते हैं, तो वैसा ही चश्मा था। तो ये देखकर कि मूर्ति पर चश्मा है, कैप्टन मर गया है, लेकिन फिर भी वहां पर खेलने वाले जो छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, हमारे देश का भविष्य, उन्होंने सरकंडे से बना हुआ चश्मा उस मूर्ति पर लगा दिया है। तो यही बात उनको भावुक कर जाती है कि अभी भी इस देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। एक जनरेशन के खत्म हो जाने के बाद दूसरी जनरेशन आती है, लेकिन समय समय पर अपनी देशभक्ति का परिचय अपने काम के माध्यम से, अपने छोटे छोटे क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से समय समय पर हम भारतवासी अपनी देशभक्ति का परिचय देते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा गद्य खंड का पहला पार्ट, नेताजी का चश्मा। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर की व्याख्या के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदी सारथी यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।